हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। BEGC 101 ये सब्जेक्ट इग्नू के स्टूडेंट के लिए है और इस वीडियो को आप जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड और बार बार पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि है एकलव्य इग्नू। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनके अलावा आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने हैं, जिनके 500-500 वर्ड्स के आंसर भी आपसे पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल सकता है जो कि है www.eklavyaignu.com। तो यहाँ पर भी आप जरूर विजिट करिएगा और आपको असाइनमेंट की सोल्यूशन हमारे सेकंड वेबसाइट www.ignufreeassignment.com पर मिल जाएगी। ओके। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और अपनी बुक्स के स्टडी के लिए बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप नीरज पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आप इनके 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। और कुछ इस तरीके की बुक जो है आप यहाँ पे इनके वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारा डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं एकलव्य तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर में था कि डैश यू शॉल बी लॉस्ट इन हिज थॉट्स, थॉट यू गोड हिज मेमोरी, हार्ड ही शॉल फेल टू रिमेम्बर यू। आई होप कि अगर आपने ये वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा, अगर आपको ये वाली स्टोरी पता होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाइंस कहाँ से ली गई। तो ये लाइन जो है अभिज्ञान शकुंतला से लिया गया है जो कि एक एपिक है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन ये वाली जो स्टोरी है इसको एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये वाला जो पैसेज है ना, ये वाली जो लाइन है बेसिकली वो एक्ट 2 से ली गई है। जब जो किंग दुष्यंता होते हैं, आपको पता होगा इसमें मेन कैरेक्टर जो है शकुंतला और दुष्यंता है, जो एक दूसरे से सीक्रेटली मैरिज भी करते हैं और चीजें होती हैं बाद में आपको पता होगा आई होप की। तो किंग दुष्यंता जो होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेजेस कर्स, क्योंकि जो किंग दुष्यंता होते हैं उनको ना एक कर्ज मिल जाता है कि वो अपनी वाइफ शकुंतला को भूल जाएंगे, वो याद करने में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो इस चीज से सफर कर रहे थे। तो ये जो था इन दिस पर्टिकुलर सीन, शकुंतला इज स्पीकिंग टू हर फ्रेंड्स अबाउट द प्रिडिकमेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिडिकमेंट शी फाइंड्स हरसेल्फ इन आफ्टर हर मैरिज टू दुष्यंता। तो दुष्यंता के साथ वो मैरिज कर लेती है शकुंतला सीक्रेटली, जो किसी को पता नहीं होता है उसके एक दो फ्रेंड्स के साथ अलावा। तो दुष्यंता जो होते हैं वापस अपने साम्राज्य में जाते हैं कुछ काम करने। उनको कुछ काम होता है तो वो बुलावा आता है उनके लिए, तो वो वापस चले जाते हैं। तो उससे पीछे क्या होता है कि शकुंतला जो होती है वो उनके सोच में, उनके ख्यालों में खोई रहती है। ठीक है। और फिर एक सेज आते हैं जो कि दुर्वासा ऋषि होते हैं, वो आते हैं तो शकुंतला ना उनको ग्रीट नहीं कर पाती अच्छे से, मतलब उनका स्वागत नहीं कर पाती, वो उनके ही ख्यालों में खोई रहती है। तो इस चीज को देखकर जो सेज दुर्वासा ऋषि होते हैं वो ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक कर्ज दे देते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में खोई होगी ना वो इंसान तुम्हें याद ही नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें याद करने ही नहीं पाएगा, वो तुम्हें याद ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसा वो कर्ज दे देते हैं। तो ये जो चीज है वो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे ये रिमेम्बर ये इस पैसेज को कैसे डिस्क्राइब करना है। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं और पॉइंट्स वाइज भी आप बता सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द कर्ज, तो जो कर्ज दिया जाता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या बाय दुर्वासा हैज हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट, ये बहुत ज्यादा तगड़ा इफेक्ट पड़ा था इसका। दुष्यंत हु वाज वंस डीपली इन लव विद शकुंतला एंड मैरिड हर नाउ कैन नॉट रिमेम्बर हर एट ऑल। एक समय ऐसा था जब वो शकुंतला के साथ बहुत ज्यादा डीपली लव करते थे, उसके साथ शादी भी कर ली उन्होंने। परंतु एक समय आया इस कर्ज की वजह से, इस श्राप की वजह से कि उनको वो याद भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब इवन तो उनका नाम, उनका फेस कुछ भी उनको याद नहीं था। ठीक है। सो दिस ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स इंटेंसिफाइज द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। किस तरीके से इमोशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ऐसा इस प्ले में दिखता है इस लाइन के थ्रू। ठीक है। Shakuntala's despair. Shakuntala is distressed by the fact that the man she loves and married no longer recognize her. इस चीज से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी कि जिस इंसान से उसने शादी करी, जो इससे वो प्यार करती थी, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर दिया। दुष्यंता's memory loss, दुष्यंता का मेमोरी लॉस हो जाता है ना। द पैसेज implies that no matter how hard Shakuntala tried to jog Dushyanta's memory,
शकुंतला ने बहुत ट्राई किया, उनको रिमेम्बर दिलाया कि आपने मेरे साथ शादी भी करी थी वगैरह-वगैरह, परंतु उसके बावजूद भी दुष्यंता जो उनको याद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ड्रामेटिक आयरनी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। दिस सीन इज़ लिडन विद ड्रामेटिक आयरनी एज़ द ऑडियंस नोज़ द ट्रुथ अबाउट शकुंतला। ऑडियंस को तो पता था सब कुछ शकुंतला के बारे में, परंतु जो कैरेक्टर है वो खुद ही एक-दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। दुष्यंता जो है वही अपने रिलेशनशिप में उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे, व्हाइल द कैरेक्टर देमसेल्व्स आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड सेपरेशन। उन दोनों का सेपरेशन हो रहा है, कन्फ्यूजन में है, दो जो कैरेक्टर है बीच में। तो ओवरऑल दिस पैसेज इज शकुंतला सर्व्स टू हाइटेन द इमोशनल टेंशन इन द प्ले एंड foreshadows the challenges and obstacles that the central characters must overcome in their journey towards reconciliation and rekindling देयर लव। ठीक है, उनके रिकॉन्सिलेशन में और रिकाइंडिंग उनके लव को रिकाइंड करने में, रिकाइंडलिंग करने में कैसे हेल्प हुआ कि आपने देखा कैसे स्टार्टिंग में वो शादी भी कर लेता है, फिर उनको नहीं पहचान पाते हैं, फिर बाद में जब उसको उस समय बाद पता चलता है तो फिर अंगूठी मिलती है, तो फिर अंगूठी मिलती है तो वो देख लेते हैं, परंतु उनका वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर बहुत समय बाद जब उनका बेबी भी हो जाता है, तब उनको वो देखते हैं, तो आपको पता हो कि कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। उसके हाथ में ताबीज़ बंधी होती है बेबी के हाथ में, तो फिर वो जब दुष्यंता उसको देखते हैं तो वो उसी को छू सकता था उस बच्चे को जो उसका फादर था, तो वो उनके फादर थे, इस वज़ह से उन्होंने छुआ तो उसको कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज़ वो एक स्नेक बन जाता था, एक साँप बन जाता था। ठीक है? तो इससे पता चलता है कि कैसे उनका सेपरेशन हुआ, फिर कन्फ्यूज़न दूर हुई और उनका फिर रिकॉन्सिलाइज़ेशन हुआ। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना था, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक? गिव एग्जांपल्स। एपिक होता क्या है बेसिकली? एपिक पोएट्री इज अ डिस्टिंक्टिव लिटरेरी फॉर्म दैट हैज बीन यूज्ड टू टेल ग्रैंड स्टोरीज, हीरोइज्म, मिथोलॉजिकल इवेंट्स एंड कल्चरल नैरेटिव्स। एक एपिक जो होती है बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रैंड स्टोरीज को बताया जाता है, बहुत लंबी स्टोरीज होती हैं, मिथोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है? व्हाइल एपिक्स कैन वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड कल्चरल, वो जो एपिक्स होते हैं उनमें लाइक कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है, उनका कंटेंट जो होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेट होता है और उनमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दे शेयर सेवरल कॉमन फीचर्स। जो एपिक्स होते हैं उसके बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि हीरोइक प्रोटैगनिस्ट। एपिक फीचर्स में क्या होता है, हीरोइक मेन कैरेक्टर होता है विथ एक्सेप्शनल इक्वालिटीज, तो उसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज भी होती हैं। ग्रैंड स्कोप, दे कवर वास्ट टेरिटरीज, जनरेशंस एंड न्यूमरस कैरेक्टर। जो एपिक होता है पर्टिकुलरली उसको कई जनरेशंस तक पास आउट होते हैं वो, और कई जनरेशन उसके बारे में पढ़ती हैं, सीखती हैं, ठीक है? तो इनका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा होता है। मिथोलॉजी एंड डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड्स एंड सुपरनैचुरल। खासकर एपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ना सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में, गॉड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और वो उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलिवेटेड लैंग्वेज, एपिक्स यूज फॉर्मल एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। जो एपिक्स होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं ज्यादातर। मोरल एंड एथिकल थीम्स, दे एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स मोरल एंड एथिकल डिलेमास। उसमें जितने भी एपिक्स होंगे ना उसमें आपने देखा होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का उसका मोरल होता है, उसमें जितने भी डिलेमास होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं लोगों के बीच में, बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके का होता है वो। उस एपिक में पूरा उसी चीज को पूरा एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है? कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एपिक रिफ्लेक्ट कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा आपको एपिक से, और कल्चरल वैल्यूज भी पता चलती हैं। ओरल ट्रेडिशन, आपको पता होगा कि मैनी एपिक्स जो होती हैं, बहुत सारे एपिक्स ऐसे हैं जो मतलब रियली उनको लिखा नहीं गया था, वो ओरली कन्वर्टेड हो गए जनरेशन बाय जनरेशन। फिर एक कोई ऐसा जनरेशन आया जब उनको एपिक को लिख दिया गया, तब वो हमें रिटर्न में मिले। अदरवाइज ज्यादातर जो एपिक्स थे वो ओरल ट्रेडिशन में ही थे। हीरोज़ जर्नी, जो एपिक होगा पूरा उसमें हीरो का मेन बात किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एपिक्स की बात करें तो द इलियड, द ओडिसीज बहुत फेमस ये जो है एपिक्स हैं, और द महाभारता, द रामायण, ये बहुत ही जाने माने और बहुत ज्यादा फेमस जो है ये एपिक्स हैं। बीइंग अ इंग्लिश लिटरेचर ऑन स्टूडेंट, आई होप कि आपने इन सभी का नाम सुना होगा, इन सभी की स्टोरीज आपको पता होगी। These common features make epics distinctive and enduring genre of literature capable of conveying profound themes and captivating audience across generation. जनरेशन बाय जनरेशन ये चीजें जो है ऑडियंस से पास आउट होती रहती हैं, उनको कन्वे करती हैं, उनको कैप्टिवेट करती हैं, ठीक है? सो वाइल एग्जाम्पल्स वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कल्चर टू कल्चर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर इंडिया महाभारत रामायण इज अ वेरी ग्रेट एपिक्स, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म
संगम लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? बेसिकली संगम लिटरेचर जो है एक तमिल लिटरेचर है, तमिल लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं, जिसको हम संगम लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो संगम लिटरेचर रेफर्स अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेरी वर्क्स दैट आर अमंग द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी टेक्स्ट इन द तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुरानी, सबसे पुरानी सर्वाइविंग लिटरेचर वर्क की बात करें, तो वो संगम लिटरेचर से ही आता है। तो ऐसे टर्म्स, ऐसे टेक्स्ट, ऐसे तमिल टेक्स्ट लिटरेरी वर्क्स, ऐसे लिटरेरी वर्क्स जो तमिल में हैं और सबसे ज़्यादा सर्वाइव किए हैं, उनको हम बेसिकली संगम लिटरेचर से जानते हैं। संगम लिटरेचर को बेसिकली 2 ट्रेडिशनली डिवाइड किया गया है कैटेगरीज़ में। पहला होता है अर्ली संगम लिटरेचर। दिस फेज ऑफ संगम लिटरेचर इज़ बिलीव्ड टू हैव एक्जिस्टेड फ्रॉम अराउंड 300 BCE to 300 CE. It includes poems composed by various poets on a wide range of themes including love, nature, war, ethics and Tamil way of life. तो तमिल लोगों के लाइफ जीने का तरीका कैसे होता था, लव, नेचर, वॉर, एथिक्स के बारे में बताया गया है 300 BCE से 300 CE तक अर्ली संगम लिटरेचर में, ठीक है? और लेटर संगम लिटरेचर की बात करें तो दिस फेस इज कंसिडर्ड टू हैव एक्सटेंडेड फ्रॉम थर्ड सेंचुरी सीई टू सिक्स्थ सेंचुरी सीई एंड includes a smaller body of literature compared to the early संगम पीरियड। जो अर्ली संगम पीरियड था उससे कंपेयर्ड में थोड़ा बॉडी लिटरेचर है, ठीक है? एंड इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ पोएम, प्रोज एंड कमेंट्रीज। इसमें क्या है, जो अर्ली वाला था उसमें आपने देखा लव, लाइफ एंड एथिक्स जो है, और तमिल लोगों के वे ऑफ लाइफ कैसा है, और जो लेटर संगम लिटरेचर है उसमें पोएम्स, प्रोज और कमेंट्रीज के बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सोशल, कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट तमिल सोसाइटी इंक्लूडिंग इट्स कस्टम, बिलीव्स एंड वर्ल्ड व्यू। तो संगम लिटरेचर जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज इससे आपको तमिल लिटरेचर के बारे में, तमिल के लोगों के बारे में, उनका कल्चर, सोशल गैदरिंग कैसी है, उनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, और तमिल लोगों का वर्ल्ड व्यू क्या है, उस सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है? सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पोएटिक ब्यूटी, विविड डिस्क्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन टू द तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, बहुत ही फेमस जाने-माने वर्क्स हैं जो कि उनकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उनके उनके डिस्क्रिप्शन बहुत विविध तरीके के होते हैं, ठीक है? सो द संगम पोएट्स आर हाइली रिवर्ब्ड इन तमिल कल्चर एंड देयर वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एप्रिशिएटेड फॉर द लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जनरेशन टू जनरेशन पढ़ा जाता है, एप्रिशिएट किया जाता है। तो दीज आर द संगम लिटरेचर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस ऑफ इल्यूजन, द माया प्लेस इन द महाभारत। आई होप कि अगर आपको द महाभारत की स्टोरी तो पता ही होगी, उसमें आपको पता होगा कि माया प्लेस के बारे में क्या है, जिसको द प्लेस ऑफ इल्यूजन भी कहा गया है, उसके बारे में आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो द माया सभा, ऑल द प्लेस ऑफ इल्यूजन is a significant episode in the Mahabharata and its important lays in several key aspects। कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर इस चीज को ले करता है, डिपेंड करता है, ठीक है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो दुर्योधना's cunning plot। दुर्योधना's the eldest of the Kauravas invites the Pandavas to visit the magnificent place in हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर में एक प्लेस था जहां पर कौरवास को पांडवास ने बुलाया था, नोन फॉर द its illusory qualities। His intention is to humiliate the Pandavas and expose their vulnerability। तो कैसे पांडवास को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनको उनको बुरा दिखाने के लिए उनको बुलाया गया था। जो प्लेस था द माया, कौरवास के थ्रू माया को पांडवास को बुलाया गया था और उनको ह्यूमिलिएट किया गया था, ठीक है? ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी के साथ ह्यूमिलिएशन किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द माया सभा इज द पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी। कैसे द्रौपदी का जो है पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया था उनको। आई होप कि आपको इस सीन के बारे में पता होगा क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ दुर्योधना's कैरेक्टर, द माया सभा। सो माया सभा में ही ना दुर्योधना के कैरेक्टर के जितने भी फ्लॉज थे उसके बारे में पता चला, बुराइयां, और पर्टिकुलरली उसका एरोगेंस जो था टुवर्ड्स पांडवास वो भी दिखा, ठीक है? एंड वो कैसे डिसएग्री था धर्मा के अकाउंट अगेंस्ट जाकर, धर्मा के अगेंस्ट जाकर, धर्मा को फॉलो ना करके वो कर्म कर रहा था, ठीक है? तो धर्मा एंड कॉन्सिक्वेंसेज, द एपिसोड राइजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट धर्मा एंड इट्स वायलेंस। द्रौपदीज ह्यूमिलिएशन इज अ क्लियर वायलेंस ऑफ धर्मा एंड द injustice play a central role in the moral dilemmas faced by the characters in the epic। जो epic है उनके, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें जितने भी डिलेमास उनके द्वारा फेस किया गया है,
और द्रौपदी का ह्यूमिलेशन हुआ है और धर्मा का बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत क्लियरली विज़िबल है। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो माया प्लेस है, वो माया सभा जो है, द प्लेस ऑफ इल्यूजन, वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, ठीक है? सो escalation of conflict. The Maya Sabha episode marks a critical turning point in the Mahabharata. महाभारता में जो है ये जो माया सभा प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल तरीके से एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है. इट इंटेंसिफाइज द rivalry between the Pandavas and the Kauravas, making reconciliation nearly impossible. जो इस सभा से पता चलता है कि उन दोनों के बीच में जो रिकॉन्सिलाइजेशन है वो नियरली बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है. वो मतलब उनका रिकॉन्सिलाइजेशन हो ही नहीं सकता उनका पांडवास का कौरवास के साथ. इस चीज से यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है द महाभारत में, ठीक है? लेसन ऑन ethics and morality. The scene serves as a powerful moral lesson on the consequences of ethical behavior. In summary, the Maya Sabha episode in the Mahabharata is significant for its role in exposing the darker aspects of human nature, intensified the conflict between Pandavas and the Kauravas, and raising ethical and moral questions that continues to resonate विद रीडर्स एंड ऑडियंस. जो और रीडर्स और ऑडियंस के माइंड में आता रहता है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस जो कौरवास पांडवास के बीच में एथिकल मोरल जो थे उनके राइजिंग, जो जो चीजें बेसिकली राइज हुई थी, जो जो एथिकल चीजें हो रही थी, मोरल क्वेश्चन जो उठना चाहिए था, उस सभी चीजों के बारे में इस सभा से पता चलता है. और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, माया सभा से ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो उठना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट की तरह काम करा जो माया सभा में इंसिडेंट हुआ, जो सीन था माया सभा का, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. यहाँ पे हम पूरे पूरे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चंस के आंसर को देख रहे हैं. आपको पूरे चैप्टर्स की वीडियो देखनी होगी, जिससे वीडियो देख के और आपको उसको पढ़ के समझना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे. फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगी इन क्वेश्चन को समझाने का. पर अगर आप इनका बैकग्राउंड लेकर आते हैं, पहले से ही जानकर आते हैं, तो आपको ये समझने में बहुत ईजी होंगे और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी करेंगे. और अगेन मैं आपको बता दूं, ये हमारे बहुत शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं हम इस वीडियो में टाइम की कमी से. परंतु आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको वहां पे लॉन्ग आंसर टाइप 500 वर्ड 600 वर्ड्स के आंसर्स भी देखने को मिलेंगे और न्यू न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो व्हाई डू यू थिंक कृष्णा अटेम्प्ट्स टू टेम्प्ट कर्ना टू ज्वाइन द पांडवास? एक्सप्लेन. तो यस, बिल्कुल ये क्वेश्चन में राइट पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कृष्णा ने कर्ना को टेम्प्ट किया उसको कि पांडवा को ज्वाइन कर लो आप. क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन होती है तो उसमें कृष्णा जी क्या होते हैं, क्योंकि कृष्णा जो होते हैं वो कर्ण को ना ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं, उसके नोबल बर्थ के बारे में बताते हैं. आई होप कि आपको पता होगा कि कर्ण जो होते हैं वो बेसिकली कौरवास के साइड से बिलॉन्ग नहीं करते थे. वो बेसिकली पांडवास के सबसे एल्डेस्ट ब्रदर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू धर्मास. बिकॉज़ कुंती का जब शादी नहीं हुआ था पांडु के साथ, उससे पहले ही वो जो थे उनका जन्म हो चुका था. बिकॉज़ कुंती के पास एक ऐसी उनको पावर थी एक तरीके से, उनको एक तरीके से आशीर्वाद मिला था जिसकी वजह से, तो उन्होंने उसको ट्राई करने के चक्कर में उसको फिर कर्ण का बर्थ हुआ था. तो बेसिकली जो कर्ण थे वो पांडवास की साइड से बिलोंग करते थे. ये सारी चीज बता के कृष्णा ने टेम्प्ट करने की कोशिश करी थी कर्ण को कि आप पांडवास को ज्वाइन कर लो. परंतु पांडवास के कुछ ऐसे वर्च्यूज थे, उसके कुछ ऐसे डिजायर्स थे. उसने जो कौरवास थे उसके खासकर जो कौरवास के साइड को उसने फोकस किया करना नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि ये मेरा धर्म बनता है कि जब मेरे दुख के समय में कौरवास ने मेरा हेल्प किया, मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे, तो ये मेरा टाइम है कि जब मैं उनको हेल्प कर सकूं और उनके साइड रह सकूं. तो ये मेरा धर्म कहता है कि मैं करना के कौरवास के साथ ही रहूं, ठीक है? फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ करनाज वर्च्यू, करण के वर्च्यूज के रिकॉग्नाइज कराते हैं कृष्णा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है. डिजायर टू अवॉइड अ कैटेस्ट्रोफिकल वॉर, जो वॉर है, कृष्णा अंडरस्टैंड द कैटास्ट्रोफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेंडिंग वॉर बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास. उसके बीच में पांडवास और कौरवास के बीच में जो भी फाइट होगी उसका इम्पेंडिंग क्या होगा उसके बारे में कृष्णा को पता था. तो वो चाहते थे कि जो करण है वो पांडवास के साथ ज्वाइन कर ले, पर एट द एंड ऐसा होता नहीं है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्क्राइब करके आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णा ने करण को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी कि वो पांडवा को ज्वाइन कर ले, ठीक है? So Krishna recognizes that Karna is not a truly ally of the Kauravas by birth. By birth वो कौरवास के ally नहीं थे. He is in fact eldest पांडवास. पांडवास के वो eldest थे. Born by Kunti before her marriage to Pandu. पांडु की शादी होने से पहले, ठीक है? So Krishna sees the potential of Karna to align with the पांडवा. तो कृष्णा को लगा कि हो सकता है कि जो करण है अगर उसको ये सारी चीजें बताई जाएंगी तो वो पांडवास को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है?
यूनिवर्सल विजन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो कृष्णा कैरेक्टर इन द महाभारत ट्रांसेंडेड द रोल ऑफ मेयर मॉर्टल, मेयर मॉर्टल की तरह उन्होंने एक तरीके से रोल प्ले किया है। ही इज सीन एज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु विद अ डिवाइन मिशन टू रिस्टोर धर्म। देखिए, मेयर मॉर्टल बेसिकली एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो भगवान नहीं होते हैं, वो होते इंसान ही है, पर उनके पास पावर्स होती हैं ऐसी कि उनको एक तरीके से लॉर्ड की तरह देखा जाता है, ठीक है। सो कृष्णा as attempt to bring Karna to the Pandavas side aligned with his brother mission to uphold righteousness and ensure that justice prevails. In essence, Krishna's effort to tempt Karna to join Pandavas reflect strategically thinking his commitment to dharma and his desire to mitigate the destructive consequences of the impending war. However, Karna's deep loyalty to Duryodhana, दुर्योधना जो कौरवास की साइड के भाई थे दुर्योधना, उसके टुवर्ड्स जो करण थे वो बहुत लॉयल थे, वो लॉयल्टी दिखाना चाह रहे थे, वो लॉयल्टी को अपना निभाना, वो अपना धर्म मानते थे, कर्तव्य मानते थे। इस वजह से करण जो थे वो टेम्प्ट नहीं हुए और पांडवास को ज्वाइन नहीं किया। तो यस, ये बिल्कुल राइट था कि कृष्णा ने अटेम्प्ट किया कृष्णा को टेम्प्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द लूम ऑफ टाइम्स को हम अभिजना शकुंतलम भी कहते हैं, विथ रेफरेंस टू एनी थ्री फीमेल कैरेक्टर। किसी किसी भी थ्री फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना है और फिर उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ है इसमें अभिजनन शकुंतलम में, उसके बारे में बताना है। तो आप किसी भी तीन, शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा का एग्जाम्पल देकर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम शकुंतला की बात करें तो हर कैरेक्टर एम्बॉडीज द आइडियलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनहुड। वुमेनहुड के एंशियंट जो इंडिया थी उसमें वुमेनहुड का किस तरीके से कॉन्सेप्ट है उसको कैरेक्टराइज करता है। बाय मोडेस्टी, चेस्टिटी और डिवोशन के बारे में बताते हैं, कैसे शकुंतला जो होती है वो अपनी चेस्टिटी और डिवोशन के बारे में बताती है ना। दिखता है इसके कैरेक्टर में। हाउ एवर शकुंतलाज लाइफ टेक्स अ टिमुलेटियस टर्न व्हेन शी फॉल्स इन लव विद किंग दुष्यंता एंड मैरिजेस हिम सीक्रेटली। वो अलग बात है कि जब वो किंग दुष्यंता के साथ मैरिज करती है तो कैसे उनके साथ सेपरेट भी हो जाती है, उनकी लव लाइफ अच्छी भी चलती है, फिर वो कुछ समय बाद सेपरेट हो जाते हैं, है ना। एंड हर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ devoted wife to neglected queen reflects the complexities of women roles in the and their vulnerability to societal norms। जो societal norms है उसमें कैसे कि उसको जो शकुंतला थी उसको एक्सेप्ट भी किया गया और फिर साथ साथ वो निग्लेक्टेड क्वीन भी बनी, जिसको कोई मतलब जो उसके राजा थे जिसके साथ उन्होंने शादी करी थी उन्होंने उसको पहचानने से भी मना कर दिया था, है ना। और दूसरी अगर हम अनुसुईया की बात करें तो अनुसुईया द हर्मिटेज शेफ, दी हर्मिटेज की शेफ थी, जिस हर्मिटेज में शकुंतला रहती थी वहां की शेफ थी ये, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग और वाइज वुमेन थी, हु सर्व्स एज अ मेंटोर गार्डियन ऑफ शकुंतला। शकुंतला के गार्डियन की तरह रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है, अनुसुईया। और प्रियंवदा की बात हम करें तो प्रियंवदा जो थी वो शकुंतला की बहुत ही ज्यादा लॉयल फ्रेंड थी और कंपेनियन थी। हर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द कमांडियर and emotional support to women often provide to each other in ancient Indian society। ancient Indian society में आपने देखा होगा वुमेन जो होती हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वही चीज जो है यहाँ पे प्रियंवदा का रोल प्ले करता है। प्रियंवदा अनवेवरिंग फ्रेंडशिप विद द शकुंतला, जो बहुत ही ज्यादा अनवेवरिंग है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, बहुत ही दृढ़ फ्रेंडशिप जो था, बहुत ही लॉयल फ्रेंडशिप थी प्रियंवदा का और शकुंतला का, ठीक है। ऑफ फीमेल बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल ट्रस्ट स्पेशली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, एडवाइस करते समय जो एडवर्सिटी के साथ जो ट्रूली स्पेशलिटी दिखती है वो, ठीक है। सो ओवरऑल द लूम ऑफ टाइम, a glimpse into the multifaceted nature of women's roles and relationship in ancient India, portrays them as a individuals with their own aspirations, strengths and challenges। तो जो एंशियंट इंडिया है उसमें इंडिविजुअली अगर हम वुमेन्स की बात करें तो उनके कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से मल्टीफेसेटेड तरीके से शो किया जाता है, उनको शोकेस किया जाता है, उनके अलग अलग एस्पिरेशन दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, चैलेंजेस दिखाई जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इन तरीके से इन तीनों के एग्जाम्पल देकर आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते थे। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, वहां पे आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।